जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो ये बाल गोविंद भगत का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आपका ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ चल रहा है, उसके बाद बहुत जल्द आपको सब्जेक्टिव का VVI चैप्टर में बता दूंगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, ये रिवीजन क्लास है आपका। और ये ऑब्जेक्टिव अगर आपका रिवाइज हो जाता है, आप समय पे ऑब्जेक्टिव का रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं 95% नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चैप्टर नंबर 4 है। कितना चैप्टर है आपका? हिंदी का चैप्टर हो गया आपका 4, बाल गोविंद भगत। तो हिंदी की तैयारी आपकी कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धीरे धीरे में जैसे जैसे करीब आ रहा टाइम में सब कुछ मैथिली का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, मैथिली का चैप्टर भी चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सर 2 वीडियो, तो मैं कोशिश करता हूं 2 वीडियो। समय थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द मैं 2 वीडियो भी देना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपका राइट है, आपका अधिकार है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। देखिए बाल गोविंद भगत ये जीवन चरित्र बताया गया कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका पहला सवाल ये पूरा मैंने कर दिया है। इससे VVI क्वेश्चन मैंने पूरे चैप्टर में से निचोड़ निकाला मैंने कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, बच जाए, आपकी नजर ही नहीं वहां पड़े और बोर्ड में पूछ दे तो आप कहोगे अरे यार ये तो बाहर से पूछ दिया, सिलेबस के बाहर है। तो एक चीज याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस के बाहर नहीं होता, बस हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने हर क्वेश्चन को लिख दिया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा है। सवाल नंबर 1, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? यानी ये बाल गोविंद भगत जो है इस रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है बाल गोविंद भगत। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक दूसरा कह रहा है जाड़ा में बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ते थे? जब भी जाड़ा का समय आता तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ लेते थे? भाई जाड़ा आपको भी लगता है, जाड़ा हमें भी, जाड़ा उनको भी लगता था। तो उत्तर हो गया काली कमली ओढ़ते थे। याद रखना, एक तो हो गया कमली, कमली का अर्थ होता है कंबल, काला का अर्थ काला, तो काली कमली ओढ़ते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? यानी बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? सवाल को ध्यान से सुनिएगा, उत्तर हो जाएगा गा रहे थे। बाल गोविंद भगत जो थे ना वो थोड़ा गाते थे, गाने में मस्त रहते थे, जैसे आज आप लोग गाते हैं। तो बाल गोविंद भगत जो गाने में मस्त रहते थे, तो बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे और गाते गाते कभी कभी नाचने भी लगते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर। 4 नंबर सवाल देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने बेटे को आग किससे दिलाई थी? यानी बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु पर हिंदू धर्म के मुताबिक अग्नि में जलाया जाता है। तो वो आग किससे दिलवाई थी? तो उत्तर हो गया पुतोह से आग दिलवाया था। किससे? बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे दिलवाई थी? तो वो अपनी पुतोह से आग दिलवाते ताकि इसका अंदर प्रेम जब वो खत्म हो जाए और ये फिर दूसरा विवाह कर ले। सवाल नंबर 5 क्या रहा है? बाल गोविंद भगत किससे साहब मानते थे? है ना, बाल गोविंद भगत जो थे वो किसे साहब मानते थे? ये याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किसे साहब मानते थे? तो उत्तर हो गया आपको कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत जो थे ना वो कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के जीवन अनुसार चलते, उनके कही गई हर बातों को मानते थे। जैसे आप होते हैं ना, आपके माता पिता कुछ कहते हैं तो आप हर बातों को मानते हो, उन्हीं के जीवन पे चलना चाहते हो रूपरेखा पर। तो ये बाल गोविंद भगत जो थे कबीर को अपना साहब मानते थे। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, बाल गोविंद की प्रभातियां कब शुरू होती थी? यानी बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो थी वो कब शुरू होती थी? तो उत्तर हो गया आपका कार्तिक में। जब कार्तिक का महीना आता था तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। और वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, नहीं लिखा है, मैं बता दूं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक में शुरू हो जाती थी और फागुन तक चला करती थी, है ना। यहाँ बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती? तो कार्तिक से शुरू होकर के फागुन माह के महीना तक चलता था। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा कबीर पंथी सी कनफटी टोपी। तो याद रखना आपको, कबीर पंथी से छोड़ देना भी है लेकिन कनफटी टोपी जरूर याद रखना आपको। बाल गोविंद भगत जो थे वो सिर पर क्या पहनते थे? तो याद रखना आपको कनफटी टोपी पहनते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना याद रहेगा आपको। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना कौन गाते थे? क्या कहते थे?
गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना, कौन गाते थे? तो ये एग्जैक्टली आपका विचार सही है, उत्तर आपका बाल गोविंद भगत ही गाते थे। बाल गोविंद भगत को गाने में एक जगह रात में फिर कभी कभी जागते थे तो गाते थे कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये बाल गोविंद भगत रात में गाते थे। तो एक जगह गाया है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना, फिर गाते थे तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। पहले के जमाने में ऐसे ही जगाया जाता था हल्ला करके, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। फटाफट आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, पूरा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बाल गोविंद भगत के बेटे थे, तो आपका उत्तर हो जाता है बाल गोविंद भगत के केवल और केवल एक बेटे थे। बाल गोविंद भगत को एक ही बेटा था। कितने बेटे थे? बाल गोविंद भगत को केवल एक बेटा था। क्लियर है कॉन्सेप्ट। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? यानी बाल गोविंद भगत के पास एक बेटा था, परंतु वह बेटा कैसा था? तो वो बेटा जो था थोड़ा सुस्त टाइप का था, यानी मंदबुद्धि टाइप के, सुस्त थे। बाल गोविंद भगत का जो पुत्र था वो थोड़ा सा सुस्त था और लड़कों के बनिस्बत। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत क्या थे? तो उत्तर हो जाए आपका बाल गोविंद भगत गिरहस्थ थे। भाई गिरहस्थ किसे कहते हैं? तो बाल गोविंद भगत क्या था ना कि वो अपने खेती बाड़ी करते थे। बाल गोविंद भगत खेती करते थे और जो भी अनाज आता था वो अनाज को लेकर के साहब अर्थात कबीर के द्वार में जाते थे और वहां रख देते थे, और फिर कबीर उन्हें भेंट के रूप में कबीर को दे देते थे पूरा अनाज, और फिर कबीर जो थे साहब जो थे बाल गोविंद भगत को वो प्रसाद के रूप में देते थे और वो लेकर के आ जाते थे। तो अनाज बाल गोविंद भगत को साहब क्या देते थे, किस रूप में? तो प्रसाद के रूप में देते थे, और बाल गोविंद भगत पूरा का पूरा भेंट के रूप में उनके द्वार पर रख करके आ जाते थे। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? यानी बाल गोविंद भगत जो थे किनके गीतों को गाते थे? तो उत्तर हो गया आपका कबीर अथवा साहब, क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। तो या तो नाम आपका ऑप्शन में कबीर होगा या फिर आपका ऑप्शन साहब हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 14 नंबर सवाल कह रहा है आपका बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? यानी बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अपनी पुतोह को एक शब्द कहते हैं, तो बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? दलील क्या दिया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका वो अपनी पुतोह को कहते हैं कि तू जा नहीं तो मैं ही घर छोड़ दूंगा। यानी अपनी बहू को पुतोह को कहते हैं कि देखो मेरा बेटा तो मर गया, तुम अपनी जवानी क्यों बर्बाद करोगे, तुम जाओ अपने भाई के घर चले जाओ और विवाह कर लो। परंतु ये नहीं जाती है, तो बाल गोविंद भगत गुस्सा करके कहते हैं कि तू जा नहीं तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील थी, आखिरी बार कहा था इन्होंने, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बाल गोविंद भगत का फैसला कैसा था? यानी जब भी बाल गोविंद भगत फैसला लेते थे तो क्या फैसला था? जैसे यहां कहा था कि तू जा नहीं तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये आखिरी दलील थी और ये फैसला भी था। तो बाल गोविंद भगत का फैसला कैसा था? तो अटल था। कैसा फैसला था? अटल। यानी एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, उसी प्रकार का अटल था, यानी न टलने वाला। एक बार जो कबीर बाल गोविंद भगत ने कह दिया सो कह दिया, तो उनका फैसला कैसा था? अटल था फैसला। बाल गोविंद भगत, अगला 16 नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया कब? यानी बाल गोविंद भगत जब गीत गाते थे तो उनके गीतों की संगीत की साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? बहुत ज्यादा दिल से कब गाने लगे, एकदम मुंह मतलब उसमें घुल मिल गए, कब हुआ है ऐसा? तो उत्तर हो गया आपका बेटे के मृत्यु के दिन। जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है तो वह आंगन में चिटाई पर अपने बेटे को बैठाए और फूल उस पर रखे हुए, और आंगन में वो तुलसी तो हमेशा ही लगाया करते थे, तुलसी की माला जो थी वो फूल को जो था होते हैं ना, आप देखें ना हिंदू धर्मों में कि माले गले में फूल डाल दिया जाता है, तो वो वैसे आंगन में थे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देते थे? यानी गर्मी का समय होता था तो किसकी मतलब किनकी संझा उमस भरी यानी उमस गर्मी भरी शाम को भी शीतल कर देते, ठंडा कर देते थे? तो वही बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जब गाना शुरू करते तो उसके मंडली के लोग आते और फिर बैठ के मंडली जो होता है पुराने गीतों में, जैसे पहले हमारे राष्ट्रीय गीत लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना लिखा था कि एकला चलो रे बंधु एकला चलो रे, तो इस तरीके का लोग गीत गाते हैं और वो सामने बैठे लोग जो होते हैं वो उनकी मंडली में वो उन्हीं चीजों को दोहराते हैं, गाते हैं, तेहराते हैं, ठीक है। तो वो जो गाना होता था ना तो उमस भरी गर्मी भरी शाम को भी शीतल कर देते थे, दिल को सुकून मिलता था। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? सॉरी अल्लाह, यानी बाल गोविंद भगत
कि बेटे की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर उनकी पुतोह रोती है, तो वो पुतोह को रोने के बदले क्या करने के लिए कहते हैं? तो उत्तर हो गया आपका उत्सव मनाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सव मनाने को। और बाल गोविंद भगत एक बात और कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा से जा मिला है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। यानी हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, वो हमारे शरीर में एक पिंजरे की तरह कैद है, बेचैन है, निकलना चाहते है। तो इसलिए बालगोविंद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मर जाए तो उस पर रोने का नहीं, उत्सव मनाने का, प्रसन्न होने की चीज है। हमें खुश होना चाहिए कि भाई एक छुटकारा मिल गया रूह को, आत्मा अपने परमात्मा से जा मिला, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिले, इसलिए ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। बाल गोविंद एक दो सवाल और छूट गया। बाल गोविंद भगत जो थे वो गंगा स्नान करने में कितना दिन लगता था? तो 3 से 4 दिन लगता था आने जाने में। गंगा स्नान करने कितना किलोमीटर जाते थे? तो 30 किलोमीटर जाने में गंगा स्नान करने जाते थे बाल गोविंद भगत। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक काम है, आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए फटाक से ले लें। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हो सकता है कुछ वीडियोस में मैं भूल जाता हूं, लेकिन अब मैं याद रखता हूं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लिया। ये ऑब्जेक्टिव आपको रटना है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को आपको जहन में रखना है, ये वीवी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, कुछ कमेंट कर देंगे कि सर समझ में आ गया, ऐसा वैसा कुछ भी कमेंट। योर कमेंट इज मोटिवेशन फॉर मी। आपका कमेंट मेरे लिए बड़ा मोटिवेट करता, मजा आता पढ़ाने में, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हस्सान सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।